जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सबका। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना FST नंबर 37, जिसमें केमिस्ट्री पोर्शन के फर्स्ट 23 क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 46 टू क्वेश्चन नंबर 68 तक मैं यानी संजीव भाटिया डिस्कस करूंगा। और इसके आगे आपको विजय सर डिस्कस करेंगे। तो हमारे सिंह सर के इस मिशन के साथ कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, हम लोग आज का ये टेस्ट पेपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 46 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में हमको एक असर्शन रीजन दिया गया। तो अब इस असर्शन रीजन में देखिए क्या है। असर्शन रीजन में हमको दे रहा है थोड़ा छोटा प्रिंट हो गया है और आपके पास पेपर होगा टेस्ट पेपर। असर्शन है मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये बात सही है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते हो या कंसंट्रेशन कम करते हो तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो असर्शन सही है। रीजन लिख रहा है नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेस एंड नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस ड्यू टू डाइल्यूशन। अच्छा चलो, रीजन में जाने के पहले जैसे हम लोग का हमेशा से रहता कि असर्शन आया, एक स्टेटमेंट आया, वो स्टेटमेंट हमने कंसीडर किया, स्टेटमेंट सही था, तो हमारे को मन में ये सोचना चाहिए कि वो अगर सही है तो उसका रीजन क्या है। तो रीजन जब पूछने गए खुद के मन से कि भाई क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन बढ़ाने पे या कंसंट्रेशन घटाने पे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, जवाब आया जी हाँ बढ़ती है। अब क्वेश्चन ये राइज हुआ क्यों बढ़ती है। तो ये हुआ कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, अगर जैसे मान लो एसिटिक एसिड है और उसके 100 मोल हमने 1 लीटर वॉल्यूम में 1 लीटर सॉल्यूशन में मिलाए हुए हैं, तो 100 में हो सकता है 5 एसिटिक एसिड टूटे, कम नंबर ऑफ आयंस बने। कम नंबर ऑफ आयंस बनेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी कम होगी। लेकिन आप 2 लीटर 4 लीटर 10 लीटर डाइल्यूशन बढ़ाइए, यानी कि कंसंट्रेशन पर लीटर घटाइए, तो आपका नंबर ऑफ आयंस बढ़ने लगेगा क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ जाएगी। और साथ में एक और भी काम होता है कि कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन में आयंस पास पास चलते हैं। तो आयंस पास पास चलते हैं तो अगर प्लस के बगल में माइनस है तो अट्रैक्शन होगा, स्पीड स्लो हो जाएगी। प्लस के बगल में प्लस है तो रिपल्शन होगा, स्पीड स्लो हो जाएगी। लेकिन अगर डाइल्यूटेड है तो आयंस दूर दूर है या पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ आयंस कम है। जैसे एक रोड पे 100 लोग दौड़ रहे हैं तो आपस में टकराएंगे, अगर उसी रोड पर 2 लोग दौड़ रहे हैं तो आपस में टकराएंगे नहीं और स्पीड नहीं प्रभावित होगी। तो पर यूनिट वॉल्यूम में अगर नंबर ऑफ आयंस कम हो गए तो स्पीड बढ़ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये रीजन जो है ये सही भी है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नंबर ऑफ आयन इंक्रीज करेंगे क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगी, एंड नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे जिससे इंटर आयनिक फोर्सेस में कमी आएगी, ना तो अट्रैक्शन होगा ना रिपल्शन होगा। तो हमें कौन सा करना चाहिए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन के साथ मैं क्वेश्चन नंबर 56 में जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 46 में गया फर्स्ट ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 47 एक कन्वर्जन है, CH3 MgBr ग्रिग्नॉट रीजेंट का है। चलिए ये हमने CH3 MgBr लिया है और CH3 MgBr की रिएक्शन हम लोग CH3CHO से करा रहे हैं। अब CH3CHO से रिएक्शन हम लोग कराने जा रहे हैं। तो CH3CHO से रिएक्शन हमने कराई है। देखिए क्या होगा रिएक्शन में, ये हम लोग ने ऐसे लिख लिया CH3C डबल बॉन्ड OH, और अब ये यहाँ पर जो हमारा डबल बॉन्ड है ये ऐसे ब्रेक करेगा तो इस पे आएगा माइनस चार्ज, इस पे आएगा प्लस चार्ज। और जो हमारा CH3 MgBr है, क्योंकि Mg मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो जब ये यहाँ से बॉन्ड टूटेगा तो CH3 पे आएगा माइनस और Mg पे आएगा प्लस। अपोजिट चार्जेस में अट्रैक्शन होता है तो जो CH3 है वो हमारा इस प्लस वाले कार्बन पे अटैक कर देगा।
तो फाइनली मुझे मिल क्या जाएगा, मुझे अभी मिलेगा इंटरमीडिएट में जो अच्छा इसमें साथ में हाइड्रोलिसिस भी कराती है, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो अभी हमारा ये वाला CH3CO, इस O पे MgBr लग गया है, और MgBr लगने के बाद ये जो CH3 है मेरा, ये CH3 यहाँ पे जाके जुड़ गया है और ये H है, लेकिन हमें हाइड्रोलिसिस भी करानी है, तो हमने हाइड्रोलिसिस करा दी। हाइड्रोलिसिस कराई जब, तो हाइड्रोलिसिस कराने पे यहाँ पे वाटर की रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। आप लोग ने पढ़ी होगी रिएक्शन, ये यहाँ से H आ जाएगा, यहाँ से OH आ जाएगा। तो अब जो मुझे कंपाउंड मिलेगा वो कंपाउंड क्या होगा, CH3 डबल बॉन्ड OH, यानी कि ये हमारा एक आइसोप्रोपाइल एल्कोहल बन गया। ये हमारा A है, ये हमारा सब्सटेंस A है। अब PCl5 की रिएक्शन कराई, तो जो PCl5 है वो सर आप जानते हैं कि एक OH को रिमूव करके Cl को इंट्रोड्यूस करने वाला ग्रुप है। तो हमने यहाँ पे PCl5 की रिएक्शन कराई, PCl5 की रिएक्शन करा दी। PCl5 की रिएक्शन कराने पे मुझे क्या मिल जाएगा, CH3CCl CH3H आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ये हमारा B है। अब हमने इसकी रिएक्शन करा दी सोडियम से, और सोडियम से जब मैं इसका रिएक्शन कराऊंगा तो ऐसे 2 मोल यूज करूंगा, वुड्स रिएक्शन हो जाएगी। आपने पढ़ी हुई है, बहुत आराम से आपने निकाल लिया होगा, इस समय आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। ये देखिए सर, अब ये 2NaCl यहाँ से रिमूव करा दीजिए, यहाँ पर 2Na ले लीजिए और ये 2NaCl रिलीज करा दीजिए। ये हमारा जो हमारा B था, अब हमको C बनाना है, तो C हमारा भाई साहब ये बन जाएगा। ये 2 CH3 एक C पे जुड़े हुए हैं, ये वाला C जाके इससे जुड़ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 2,3 डाई मेथाइल ब्यूटेन। ये हमारा कंपाउंड बना है C, और इस C का नाम है 2,3 डाई मेथाइल ब्यूटेन। अभी देख लो कोई ऑप्शन ऐसा है कि नहीं, तो 2,3 डाई मेथाइल ब्यूटेन थर्ड ऑप्शन है, तो यहां पर मैं थर्ड ऑप्शन के साथ जाऊंगा। ये पूरा कन्वर्जन था। नेक्स्ट मैं क्वेश्चन पे चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 48। फिर से हमारे पास 2 स्टेटमेंट आ गए हैं। एक है नेप्थलीन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड एंड हैज अ 10 पाई इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही बात है, आपने देखा है ये नेप्थलीन का स्ट्रक्चर है, नेप्थलीन का ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। तो इसमें देखिए पाई बॉन्ड कितने, 5, तो 5 पाई बॉन्ड है, तो पाई इलेक्ट्रॉन 5 × 2 10 हो जाएगा। और हकल रूल के अकॉर्डिंग जब किसी भी सिस्टम में 4n + पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो सिस्टम में हमारा 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4n + 2 हकल रूल के अकॉर्डिंग 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो एरोमेटिक होता है। अगर आप n की जगह पे 2 ले लेते हैं तो 4 2 8, 8 + 2 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये बात नेप्थलीन एरोमेटिक भी है और 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, सही है। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है पिरीडीन इज एन हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड। तो देखो पिरीडीन का ये स्ट्रक्चर होता है, ये स्ट्रक्चर होता है, ये प्लानर स्ट्रक्चर भी है, जो पहली शर्त होती है एरोमेटिक कंपाउंड की, ये प्लानर स्ट्रक्चर भी है। इसमें सारे जो एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज हैं, और ये यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। और अगर n = 1 ले ले तो 4 × 1 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो ये भी एरोमेटिक है। और लेकिन जो इसमें रिंग है वो कार्बन कार्बन की नहीं बनी हुई है, कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक है। इसलिए बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 49 पे जाते हैं। अ मिक्सचर शोइंग नेगेटिव डेविएशन। तो देखो जब भी नेगेटिव डेविएशन का क्वेश्चन आए तो ये बात ध्यान रखना कि नेगेटिव डेविएशन के लिए जब भी आपको पूछेगा तो ये ट्रिक बता दे रहा हूं, मोस्टली आपको ये ध्यान रखना होता है नेगेटिव डेविएशन में कि आपको जो हमारे स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड है जैसे HCl, जैसे H2SO4, जैसे HNO3, इनका अगर वाटर के साथ मिक्सचर मिला ले, वाटर के साथ, बहुत आसान है याद करना, अगर इनका वाटर के साथ हम लोग मिक्सचर ले ले, स्ट्रॉन्ग HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड मतलब HCl, H2SO4, HNO3, तो ये नेगेटिव डेविएशन होता है। और यह कोई ऐसे दो सब्सटेंस जिनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हो, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एसीटोन, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। ये अगर आपने एग्जाम्पल याद कर लिए तो नेगेटिव डेविएशन का आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और पॉजिटिव डेविएशन में जब भी जाता है तो अक्सर क्या होता है, एल्कोहल एक कंपाउंड होता है, एल्कोहल प्लस ए कोई दूसरा कंपाउंड होगा, तो एल्कोहल के साथ दूसरा कंपाउंड होगा। आपके सिलेबस में जितने वो बता रहा हूं तो पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl, H2SO4, HNO3 मिनरल एसिड, इसमें वाटर हो साथ में, तो नेगेटिव डेविएशन होगा। और ये क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में भी हमारा ये नेगेटिव डेविएशन होता है। अगर सेम फैमिली के कंपाउंड हैं तो डेविएशन नहीं होता है और वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं, आइडियल सोल्यूशन होते हैं। तो देखो हेक्सेन हेप्टेन दोनों एल्केन है तो ये आइडियल सोल्यूशन है और ये सर डेविएशन नहीं शो करेंगे राउल्ट्स लॉ से। बेंजीन टॉलिन ये भी आइडियल है, ये भी डेविएशन नहीं शो करेंगे बिकॉज बेंजीन टॉलिन दोनों एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, सेम फैमिली से हैं। और फिर वाटर एथेनॉल, अब देखो एथेनॉल आ गया एल्कोहल, तो ये डेविएशन शो करेगा, ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है और पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। और इसके बाद मेरे पास आ गया नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, तो नाइट्रिक एसिड HNO3 आ गया तो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा। अभी मुझे चाहिए क्या था, मुझे पूछा क्या था, नेगेटिव डेविएशन, तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन दी गई है 4 एसिड की। ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है हमेशा फिक्स होती है, -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स होती है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की। अगर एसिड वीक है, अगर बेस वीक है तो 13.7 से कम आएगी, किलो कैलोरी की बात कर रहा हूं। अगर किलो जूल होगा तो 57.3 से कम आएगी। जितना ज्यादा वीक एसिड होगा या जितना ज्यादा वीक बेस होगा वैल्यू -13.7 से उतनी ज्यादा शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि अगर -13.7 है एक की -12.5 है, एक की -11 है, एक की -10 है, तो जिसकी हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जितनी कम वो उतना वीक एसिड या वीक बेस। हाँ इसमें HF का एक्सेप्शन है, HF की ज़्यादा होती है -13.7 से ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ फ्लोराइड आयन, लेकिन वो एक्सेप्शन है, उसको छोड़ दो, बाकी सब में हम लोग ऐसे ही चलेंगे। और अगर किलो जूल में बात कर रहा होगा तो 57.3 से देखना। अब यहाँ पर देखो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 4 एसिड ABCD की NaOH के साथ। अब NaOH तो स्ट्रॉन्ग बेस है तो निश्चित ही स्ट्रॉन्ग एसिड अगर जो होगा -13.7 तो ये सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। मुझे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ही पूछ रहा है तो कौन हो जाएगा, B हो जाएगा। B कहाँ है, 4th नंबर पे। अभी मुझसे पूछता कि वीकेस्ट इसमें एसिड कौन है तो मैं कर लेता 5.9 वाला। तो इसमें देखो सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है B, उससे कम सेकंड नंबर पे वैल्यू किसकी है 12.7 यानी कि D। उसके बाद देखो 12.7 के बाद 10.5 यानी A, और उसके बाद लास्ट में C। ये स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है ऑन द बेसिस ऑफ strength of acid on the basis of heat of neutralization value। तो सो हमारा B सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड यानी कि 50 का 4 सही हो जाएगा। मिलाना है कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड के साथ मिलाना है कि कौन सा कंपाउंड कौन सी रिएक्शन देता है। तो फिनॉल रीमर टीमैन रिएक्शन देता है, सब जानते हैं।
जब हम लोग फिनॉल की रिएक्शन आप सबने पढ़ी है CHCl3 से और KOH से या NaOH से कराते हैं, तो हमको सर बेंजल डिहाइड मिलता है। ये आपको पता है, बेंजल डिहाइड नहीं, सेलिसल डिहाइड, सेलिसल बेंजल डिहाइड बनता है, मतलब हाइड्रोक्सी ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड मिलता है, उर्फ सेलिसल डिहाइड मिलता है। तो ये रीमर टीमैन रिएक्शन कहलाती है एस्टिक एसिड की। तो एस्टिक एसिड हेल वोलार्ड जेलेंस्की HVZ रिएक्शन दिखाता है। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पास अल्फा कार्बन भी है उसकी रिएक्शन Cl2 से या Br2 से कराते हो और हीट करते हो, तो अल्फा कार्बन पर H हट के Cl आ जाता है और ये रिएक्शन HVZ रिएक्शन कहलाती है, HVZ रिएक्शन कहलाती है। फिर हमारे पास आ गया फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देगा। जब आप फॉर्मल्डिहाइड या किसी ऐसे एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है की रिएक्शन कंसंट्रेट NaOH या KOH या अल्कली से कराते हो 50%, तो आपको डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन की वजह से, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन के फलस्वरूप एक मुझे मिल जाता है सोडियम का कार्बोक्सिलेट, यानी कि आपका ईस्टर मिल जाता है, या कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट मिल जाता है और एक अल्कोहल मिल जाता है, तो CH3OH मिल जाएगा प्लस HCOONA मिल जाएगा। ये कैनिजारो रिएक्शन हो गया। और टॉलीन की जब आप क्रोमिल क्लोराइड से रिएक्शन कराते हो तो आपको बेंजल डिहाइड मिल जाता है, ये हमारा इटार्ड रिएक्शन कहलाता है। अब हम लोग मिला लेंगे, वैसे तो बच्चों ने एक दो देख के ही मिला लिया था, लेकिन हम आपको पूरी बात बता रहे हैं जिससे कि आपका यहाँ पर एक टेस्ट पेपर तो लगे एक अच्छा रिवीजन भी हो जाए। तो ये टेस्ट पेपर के माध्यम से मैं आपको रिवीजन दे रहा हूँ। जिनको आता है वो स्पीड अप करके भी देख सकते हैं, जिनको नहीं आता वो पूरा देखेंगे, उनको जरूर कहीं ना कहीं दूसरे क्वेश्चन का फायदा भी होगा। अब यहाँ पे हमने देखा फिनॉल A से थर्ड मिल रहा है, तो A से थर्ड देखो फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ में है, थर्ड वाला हट गया। फिर B से मुझे 4 मिल रहा है, तो B यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट था तो ये नहीं होगा, तो फर्स्ट भी रॉन्ग हो गया, थर्ड भी रॉन्ग हो गया। अब B का यहाँ दोनों का 4 है, तो फॉर्मल्डिहाइड का सेकेंड था, तो यहाँ पर C में फर्स्ट था तो ये गलत हो गया, यहाँ C में सेकेंड था ये सही हो गया, इसलिए फाइनली फोर्थ ऑप्शन के साथ मैं जाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 52 में एक कन्वर्जन है, जब साइनों की हाइड्रोलिसिस की, तो हाइड्रोलिसिस अब यहाँ पे हमें बताया नहीं कि पार्शियल हाइड्रोलिसिस है कि कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है, तो हम अपनी तरफ से मान ले रहे हैं ये कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। तो साइनों के हाइड्रोलिसिस से मुझे यहाँ पे बेंजोइक एसिड मिलेगा, तो मैंने यहाँ पे बेंजोइक एसिड बना दिया। अब बेंजोइक एसिड जब बन गया तो अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे, तो मुझे अमोनिया एक बेस है और बेंजोइक एसिड एक एसिड है, तो सॉल्ट बन जाएगा अमोनियम एसीटेट। अमोनियम एसीटेट एक सॉल्ट मिल जाएगा। इस अमोनियम एसीटेट सॉल्ट को हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे। तो अमोनियम एसीटेट सॉल्ट को हीट करेंगे और हीट करके यहां पर पहुंचेंगे। तो ये हमारा जब अमोनियम एसिड को हीट करेंगे तो एक वाटर रिलीज हो जाएगा और यहां पर हमको बेंजामाइड मिल जाएगा। ये बेंजामाइड मिल गया। अब ये बेंजामाइड की हमने LiLH4 से रिएक्शन कराई फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो रिडक्शन हो जाएगा और रिडक्शन में ये वाला यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा और इसको मिलेंगे 2H और इसको मिलेंगे 2H। तो इस तरह से मेरा यहाँ पे बेंजिलएमीन बन जाएगा, बेंजिलएमीन ये सर बन गया। अब मिला लीजिए बेंजिलएमीन कौन सा ऑप्शन है, तो यहाँ पे LiLH4 फॉलोड बाय, अब मैकेनिज्म में नहीं जाएंगे जिससे कि 2 स्टेप में रिएक्शन होती है, तो मेरा ये देखो ये तो मिल नहीं रहा है, फोर्थ ऑप्शन मिल रहा है।
तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। देखो ये एफ ब्लॉक से क्वेश्चन लिया गया है। एफ ब्लॉक में जो सीरियम होता है वो +4 स्टेट शो करता है और यूरोपियम +2 स्टेट शो करता है। लेकिन आप सब जानते हैं एफ ब्लॉक में या लेंथेनॉइड सीरीज में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर शो करते हैं, और एफ ब्लॉक की या लेंथेनॉइड्स की कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। अगर कोई +2 में थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट कर रहा है तो वो +3 में ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे को करेगा रिड्यूस, तो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। तो यूरोपियम एज ए रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। और मुझे पूछ रहा है कि कौन होगा रिड्यूसिंग और कौन होगा ऑक्सीडाइजिंग। रिड्यूसिंग लग गया मींस रिड्यूसिंग एजेंट, दूसरे को करेगा रिड्यूस, खुद होगा ऑक्सीडाइज। EU+2 EU+3 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, बिकॉज एफ ब्लॉक या जितने भी लेंथिनम्स हैं वो सब एक ना एक दिन +3 में जरूर आके रुकते हैं। और C+4 में चला गया बाई चांस तो ये वापस +3 में आके खुद हो जाएगा रिड्यूस, दूसरे करेगा ऑक्सीडाइज, तो सेकंड हो जाएगा। अब देखो दोनों +4 वाले हैं, सीरियम भी +4 टर्बियम भी +4, तो दोनों +3 में रिड्यूस होंगे, तो ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग होंगे। ये C+3, तो C+3 तो अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया, यानी कि जो लेंथेनॉइड की कॉमन होती है, हालांकि स्टेबल तो C4+ है, उसमें D0 है, लेकिन वो +3 में जरूर जाते हैं, तो इसलिए ये भी नहीं हो सकता है। इस वाले में आंसर हो सकता था, कुछ बच्चे जल्दी में इसको मार देंगे, लेकिन C4+ ऑक्सीडाइजिंग होगा और EU रिड्यूसिंग होगा, और पहले ऑप्शन में रिड्यूसिंग पूछा गया है, इसलिए फर्स्ट नहीं किया। फर्स्ट और सेकंड दोनों ऑप्शन सेम दिख रहे हैं, बट उसमें आगे पीछे का अंतर है, इसलिए सेकंड ऑप्शन किया गया। एक असर्शन रीजन क्वेश्चन आया, हमको पूछ रहा है कि ये यहाँ पर Mn3+ से Mn2+ कपल इज मच मोर पॉजिटिव देन दैट ऑफ E0 वैल्यू फॉर Cr3+2 Cr2+ और Fe3+2 Fe2+। ये बिल्कुल सही है, डी ब्लॉक में दिया हुआ टेबल, और टेबल में क्या है कि जो 3D सीरीज है उसमें जो M3+ से M2+ में जो पोटेंशियल आता है वो केवल 3 लोगों का पॉजिटिव है, फेरिक का, Mn3+ का और कोबाल्ट 3+ का, जिसमें कोबाल्ट 3+ की सबसे ज्यादा पॉजिटिव होती है, हम वहां जाके डी ब्लॉक में टेबल चेक कर सकते हैं। फिर Mn2+ की सेकंड नंबर पे होती है पॉजिटिव, और Fe3+ की थर्ड नंबर पे पॉजिटिव होती है, और क्रोमियम 3+ से क्रोमियम +2 तो नेगेटिव होगी, ये पॉजिटिव नहीं होती है। तो ये तो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, बट इससे ज्यादा Mn3+ इन Mn2+ ज्यादा पॉजिटिव है, तो एसर्शन सही हो गया। और ऐसा क्यों हुआ, इसमें क्या कारण है? इसमें कारण सर ये है कि जब Mn हमारा 2+ बनाता है तो इसके पास 3d5 आ जाता है, Mn2+ के पास 3d5 है, तो इसको अगर Mn3+ में भेजेंगे तो 3d4 हमें बनाना, अब क्योंकि ये स्टेबल है स्टेट तो ये विरोध करता है आगे जाने में। लेकिन जो हमारा Fe2+ है, Fe2+ के पास 3d6 है, और अगर हम इसको Fe3+ में ऑक्सीडाइज करेंगे, Fe3+ में ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये हमारा 3d5+ है, तो ये आसानी से इसमें बदल जाएगा। लेकिन Mn2+ Mn3+ में मुश्किल से बदलेगा, तो इसलिए Mn3+ से Mn2+ आसानी से बदलेगा, इसका मोर पॉजिटिव होगा E0 वैल्यू। सो एसर्शन सही है, और Mn हैव वेरी हाई वैल्यू ऑफ थर्ड आयनेशन एंथैल्पी इन कंपैरिजन टू क्रोमियम एंड Fe, ये भी सही है और करेक्ट रीजन भी है। तो एसर्शन सही, रीजन सही, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ये भाई कभी कभी इसको सेकंड या थर्ड पे डाल देता है, इसलिए देख लेना चाहिए कि वही, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा एसर्शन सही, रीजन सही और करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो फर्स्ट ही होगा, तो इसमें कभी कभी हम लोग गलती कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 पे जाते हैं। फिर से एसर्शन रीजन, इस बार हमारा एग्जामिनर मेहरबान है एसर्शन रीजन के ऊपर।
in P block when we move down in group stability of highest oxidation state decreases। ये बात बिल्कुल सही है क्योंकि P ब्लॉक में इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है और ये एनसीईआरटी में भी दिया है, इसके क्वेश्चन भी होता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि Ga3 प्लस In3 प्लस Tl3 प्लस में स्टेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, तो Ga3 प्लस की सबसे ज्यादा, उससे कम In3 प्लस की, उससे कम Tl3 प्लस की, ये लोग ग्रुप थर्ड ए के मेंबर हैं और इनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, पी ब्लॉक के थर्ड ए ग्रुप के मेंबर हैं। अगर बात की जाए Ga+1 In+1 Tl+1, तो फिर देखो ऑक्सीडेशन नंबर की स्टेबिलिटी बढ़ती जा रही है। इसका मीन्स है कि जैसे जैसे नीचे जाओगे, जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे हाईएस्ट की स्टेबिलिटी घटेगी और सेकंड हाईएस्ट की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ये इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से होता है। तो ये स्टेटमेंट सर सही है या असर्शन सही है। और इसमें इस तरीके क्वेश्चन भी आता है कि अब भाई Tl3 प्लस अनस्टेबल है Tl+1 की तुलना में, तो Tl+3 जल्दी से बदलेगा Tl+1 में, यानी रिड्यूस होगा, तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और Ga+1 अगर कहीं बन गया तो Ga+1 Ga+3 में जल्दी से ऑक्सीडाइज होगा, तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो GaCl एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और TlCl3 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी से हम लोग ऑक्सीडाइजिंग पावर और रिड्यूसिंग पावर भी निकाल सकते हैं। फिर रीजन में आया इन डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक में आ गया तो रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम अपने मन से पूछें कि असर्शन है कि पी ब्लॉक में नीचे जाने पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ती है और सेकंड हाईएस्ट की घटती है, क्यों, तो मेरे मन से आवाज आएगी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट का नाम रीजन में कहीं दिया नहीं है, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो हो नहीं सकता। तो फिर इसको हम लोग जनरल स्टेटमेंट की तरह चेक कर लें। तो इन डी ब्लॉक व्हेन वी मूव डाउन इन ग्रुप स्टेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, स्टेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, और वहां पे हाईएस्ट की डिक्रीज कर रही थी, यहाँ पे हाईएस्ट की इंक्रीज कर रही है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। नीचे जाने पर ये डी ब्लॉक पे लिखा हुआ है स्टेबिलिटी ऑफ हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जाती है। जैसे मान लो हमारे पास CrO3 है, क्रोमियम, MoO3 है, WoO3 है। अब इसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, यहाँ +6 है, यहाँ +6 है। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन सब 6 बी ग्रुप के मेंबर हैं या 6 ग्रुप के मेंबर हैं। अब इसमें अगर मुझसे पूछा जाए कि CrO3 ज़्यादा स्टेबल है या MoO3 ज़्यादा स्टेबल है या WoO3 ज़्यादा स्टेबल है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट का ऑर्डर ये हो जाएगा। अब CrO3 अनस्टेबल है, ये जल्दी से Cr2O3 में बदलना चाहेगा, तो क्या होना चाहेगा, रिड्यूस, तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो हमको ये पूछ सकता है कि CrO3, MoO3, WO3 में बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, तो हम आंसर करेंगे CrO3। Ga3 में, In3 में, Tl3 में कौन एक बेटर या स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो Tl3। पिछली बार नीचे वाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, अब की बार ऊपर वाला स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो बोथ assertion and reason are true and reason is not the correct explanation of assertion, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही होगा। इनर कॉम्प्लेक्स चाहिए और डायामैग्नेटिक इन नेचर चाहिए। इस पे आप लोग बहुत बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। देखिए कैसे हमें करना है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +3 है, तो जब आप क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन आप जब लिखेंगे तो 1s2 से स्टार्ट होके 3d3 मिलेगा। अब 3d3 अगर आपको मिलेगा
तो आपके ये इलेक्ट्रॉन फिलअप हो चुके हैं 1 2 3 और यहां से जगह खाली है, तो यहां से अमोनिया अपना डोनेशन स्टार्ट करेगा। तो जो हाइब्रिडेशन आएगा वो D2sp3 आएगा, यानी इनर आएगा। बट क्योंकि यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायामैग्नेटिज्म वाली शर्त को फॉलो नहीं कर पाया, ये पैरा है, तो ये यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होगा। अब कोबाल्ट के केस में देखिए, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +3 है, तो इसमें लास्ट में 3d6 आएगा। अब 3d6 आएगा तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन की फिलिंग पहले तो ऐसे थी 1 2 3 4 5 6, बट क्योंकि अमोनिया इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड सो वो यहां पर रीअरेंजमेंट या पेयरिंग करा देगा। तो अब जब पेयरिंग हो गई तो आफ्टर पेयरिंग ये कंडीशन आ गई 1 2 3 4 5 6 सारे इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो गए, यानी डायमेट्रिक हो गया। और यहां से ये D से डोनेशन स्टार्ट होगा तो D2sp3 यानी इनर कॉम्प्लेक्स और साथ में डायामैग्नेटिक नेचर होगा तो सेकंड हो जाएगा। यहां पर sp3d2 होगा, ऐसे निकाल लेना, और डाया होगा, तो ये आउटर है, ये इनर है। और NiNH3 भी हमारा आउटर है, NiNH3 भी हमारा आउटर है। तो इस तरीके से हम लोग को सही ऑप्शन सेकंड मिला है इस क्वेश्चन में। 57 मोलैरिटी निकालनी है और मुझे परसेंटेज स्ट्रेंथ दी गई है, डेंसिटी दी गई है। तो सब बच्चे यहाँ पे जानते हैं एक फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इक्वल टू परसेंटेज इंटू डेंसिटी इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो आइए भाई, हम लोग ने परसेंटेज कितना दिया हुआ है 95%, डेंसिटी कितनी दी गई है 1.834 इंटू 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का 98 सब लोग जानते हैं। तो अभी यहाँ पर लगभग 1 और ये 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 17.78 के आसपास आ जाना चाहिए। 95 मल्टीप्लाई बाय 1.834 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 98 17.77। तो फर्स्ट वाला हमारा फोर्थ वाला हमारा ऑप्शन मैच हो गया। 17.778 है तो इसको 17.78 कर सकते हो, इस तरीके से इसको निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4f के लिए पॉसिबल सेट चाहिए, तो 4f में n बराबर 4 होगा, l बराबर अगर s होता तो 0 होता, p होता तो 1 होता, d होता तो 2 होता, f होता तो 3 होता। तो n4l3 चाहिए। यहाँ n4l3 है, 4 4 गलत हो गया, 4 3 हो सकता है, 3 2 गलत हो गया। अब फर्स्ट और थर्ड में हमको एक लेना है। अब यहाँ पे n बराबर 4 l बराबर 3 और उसमें m बराबर +4, तो कभी भी m की वैल्यू l से ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि m बराबर होता है +2 -l या -2 +l, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ले दे के कौन सा बच गया, थर्ड वाला। n बराबर हमारा हो जाएगा इसमें, n बराबर हो गया है 4, l बराबर हो गया है 3, m कम आ सकती थी, यानी m बराबर हो गया है हमारा +1 और s बराबर हो गया है +½ या -½ कुछ भी हो सकता था। तो हम लोग ने डिसाइड किया कौन सा आंसर, थर्ड। 59 कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ अ लाइन ऑफ बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो मैक्सिमम वेवलेंथ मीन्स है मिनिमम एनर्जी। अब मिनिमम एनर्जी की अगर बात करें तो बामर के लिए जो जिस शेल में इलेक्ट्रॉन आता है वापस वो 2 होती है, और मिनिमम एनर्जी है तो जस्ट इसके बाद वाली शेल होगी N2 बराबर 3। अब हम लोग ने एक फॉर्मूला पढ़ा है 1/λ
लेमडा इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट आर इंटू जेड का स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ। अब इस फॉर्मूले में हम लोग को डाटा पुटअप करना, तो डाटा पुटअप करेंगे हम लोग 1 बाय लेमडा इक्वल टू जेड, क्योंकि हाइड्रोजन है तो 1 के स्क्वायर हो जाएगा। आर का वैल्यू मुझे दिया, बाद में रख लेंगे, अभी आर ही रख लेते हैं। तो आर 1 अपॉन n1 मुझे कितना दिया गया 2, तो 2 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 3 की पावर 2। तो अब मैंने इसको सॉल्व कर लिया बिल्कुल इजी मोड में। 1 बाय लेमडा आर 2 2 का 4, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 और 9 माइनस 3 3 जा 9 और 9 4 जा 4। अब हम लोग ने इसका डाटा पुटअप किया, इसको हम लोग रीअरेंज कर ले रहे हैं। तो रीअरेंज करने पे हमारे पास आ जाएगा लेमडा इक्वल टू, लेमडा इधर ले गए तो 9 4 जा 36 और 9 माइनस 4 5 इंटू आर। अब आर का वैल्यू पुटअप कर दो, 36 अपॉन 5, आर इक्वल टू 1.09 इंटू 10 टू द पावर 7। अब ये मीटर में आ जाएगा, तो 36 इंटू 5 सॉल्व कर लेते हैं। (36) डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 1.09, 6.60 आ रहा। तो ये आ गया मेरा लेमडा इक्वल टू 6.60 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर, लेकिन मुझे ऑप्शन नैनोमीटर में चाहिए। तो 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर, सॉरी नैनोमीटर। तो ये आ गया मेरे पास 6.6 इंटू 10 टू द पावर 2 नैनोमीटर, यानी 660 नैनोमीटर। तो कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 60। CH3OH का PCl5 से रिएक्शन करा। अच्छा, यहां से रिएक्शन स्टार्ट हुई, फिर यहाँ पे P बनाया, तो हम लोग नीचे बना लेते हैं। नीचे थोड़ी लंबी रिएक्शन है, सीक्वेंस से बन जाएगी अपनी। तो चलो भाई नीचे बनाते हैं रिएक्शन। पहले हम लोग ने CH3OH लिया और CH3OH का PCl5 से रिएक्शन किया। सब जानते हैं PCl5 से आप रिएक्शन करोगे तो OH रिमूव हो जाएगा और Cl आ जाएगा। तो हम लोग ने यहाँ पे CH3Cl बना लिया यहाँ पे। बाकी POCl3 वाटर निकल जाएगा, उसको छोड़ दे रहे हैं। अच्छा, अब मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर से रिएक्शन करा दी। तो मैग्नीशियम ड्राई ईथर से कराओगे तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनेगा। हम केवल Mg लिख ले रहे हैं, ऊपर ड्राई ईथर लिखा हुआ है सॉल्वेंट। तो ये यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा CH3MgBr, यानी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट मिल गया। अब ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का आगे SCHO से रिएक्शन हुआ, तो ठीक है SCHO से रिएक्शन करा दिया जाता है। SCHO को थोड़ा मैं ओपन करके लिख लेता हूँ, जिससे रिएक्शन की आपको मैकेनिज्म, हालांकि अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में ऐसा एक क्वेश्चन पढ़ा भी था। तो ये SCHO है और इसका मैंने बॉन्ड ब्रेक किया इस तरीके से, इस पे माइनस, इस पे प्लस, और CH3 का हमको आएगा ही यहाँ पे माइनस प्लस। तो ये जो CH3 माइनस है ये इस कार्बोनिल के कार्बन पे जाके अटैक करेगा। तो फाइनली मुझे मिलेगा क्या? मुझे मिलेगा ऐसा बनाता हूँ HCOH, ऐसे कर लेता हूँ, और ये CH3 को उठा के यहाँ पे ले जा रहा हूँ, यहाँ पे। अच्छा, अब देखो पिछली बार क्या हाइड्रोलिसिस एक ही स्टेप में कराई थी, अब की 2 स्टेप में कराई गई है। तो पहले इसीलिए मैकेनिज्म पता होना जरूरी है। तो ये CH3 सर मेरा यहाँ जुड़ गया और ये MgBr यहाँ जाके जुड़ गया।
MgBr। अब मैंने इसकी वाटर से रिएक्शन करा दी, तो वाटर से जब रिएक्शन कराई मैंने, हालांकि एसिडिक मीडियम लेते हुए ज़्यादा अच्छा था, लेकिन केवल वाटर लिख दिया, कोई बात नहीं, समझ सकते हम लोग। तो वाटर का एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करा दिया यहाँ पे, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। और जब सिंगल बॉन्ड कहीं हाइड्रोलिसिस में टूटता है तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को H और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव को OH देते हैं। अब मेरा यहाँ जो फाइनली कंपाउंड मिल गया है, ये वाला CH3 लिख दो, ये CH2 लिख दो, ये OH लिख दो, और साइड प्रोडक्ट में हमारा हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन जाएगा। तो मुझे मिल रहा है एथाइल एल्कोहल, यानी कि मेरा जो ऑप्शन नंबर होगा वो 4th सही होगा, ऑप्शन नंबर 4th सही होगा। अब क्योंकि मुझसे SC पूछ रहा है, ये देखो, ये भी देख लो, ये P है, कहीं ये कंफ्यूजन ना हो जाए, ये Q है, ये R है, और ये S है, और मुझसे क्या पूछ रहा है? S पूछ रहा है। कभी कभी इसमें भी चक्कर कर देता है, और पता लगा कि हम लोग फाइनल प्रोडक्ट बना रहे हैं, पूछ लिया Q और CH3MgCl जैसे यहाँ दिया, अगर बाई चांस CH3MgBr दिया होता तो बात बन जाती है। हालांकि Cl ही तो है, हम लोग Br ले आए यहाँ पे, ये हम लोग को Cl लाना था, आदत में शामिल है ना, तो Br ले आए Cl, और यहाँ भी Cl ले आते हैं, Cl ब्रोमो भी हो सकता था। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अगर मुझसे पूछ लेता Q क्या है तो मेरा ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाता, लेकिन मुझे S पूछा गया, तो अभी फिलहाल मेरा 4th ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 61। FeCl3 इज मोर कोवेलेंट देन FeCl2, सही असर्शन। अब FeCl3 मोर कोवेलेंट क्यों, अगर अपने मन से पूछें, क्योंकि FeCl3 में Fe+3 चार्ज है और FeCl2 में Fe+2 चार्ज है, और जितना चार्ज ज़्यादा होता है, पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होता है, उस हिसाब से देखें तो FeCl3 मोर कोवेलेंट होगा FeCl2 से। और लिखा ग्रेटर द चार्ज ऑन कैटायन ग्रेटर इज द कोवेलेंट करैक्टर, ये सही भी है और एक्सप्लेनेशन भी है। तो बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा 61 का। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ जाते हैं। द टेम्परेचर डिपेंडेंस आर्हेनियस इक्वेशन का ये क्वेश्चन कई बार आपने किया हुआ है, मैंने आपको सिखाया खुद ही, K इक्वल टू A E की पावर माइनस EA अपॉन RT, ये आर्हेनियस इक्वेशन है। अब अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, वो भी लॉग के टर्म्स में या ln के टर्म्स में, तो मैंने इसको लिया है ln K, यहाँ आ गया ln A माइनस EA अपॉन RT और ln E, और ln E बच्चा 1 होता है, सब जानते हैं, तो इसको हम लोग ने ln K इक्वल टू ऐसे लिख लिया, EA अपॉन R 1/T प्लस ln A, ऐसे लिख लिया। तो अब देखो भाई, अब इसका हमने ग्राफ प्लॉट करना है। आर्हेनियस इक्वेशन तो इन्होंने खुद ही लिख के दी हुई थी, हमें लिखना भी नहीं पड़ा था। तो y इक्वल टू mx प्लस सी, तो y एक्सेस पे हम लोग ने किसको लिया है, ln k को, यानी कि log बेस k को, log बेस e k को, और x पे हम लोग ने x एक्सेस पे किया लिया 1/t को, तो ये log k वर्सेस 1/t, यहाँ log k वर्सेस log t गलत, k वर्सेस log t गलत, k वर्सेस t गलत, तो ये फर्स्ट सही हो गया। (63) ये कई बार आप लोगों ने किया होगा क्वेश्चन। NiCO होल 4 का sp3 होता है, NiCN होल 4 का dsp2 होता है, NiCl4 का sp3 होता है, आप निकाल सकते हैं। तो sp3 dsp2 sp3, यानी कि सेकंड ऑप्शन 63 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाई वैलेंट आयन, एटॉमिक नंबर 25 है,
तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो 1s2 से स्टार्ट होगा और 3d5 4s2 तक जाएगा। ये एलिमेंट Mn है, Mn में ऐसा होता है। आप A भी मान सकते थे, B भी मान सकते थे, Mn भी मान सकते, उससे वो फर्क नहीं पड़ेगा। Mn2 प्लस अगर आपने लिया तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 से स्टार्ट होगा, 3d5 4s0 होगा। 3d5 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4 5, n बराबर 5 होगा। जब n बराबर 5 होता है तो म्यू बराबर 5.9 होता है, ये सब लोग को याद है। तो इस हिसाब से सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। नहीं अगर आपको याद है तो आप म्यू इक्वल टू अंडर रूट n+2 फॉर्मूले को याद किए होंगे। तो 5 + 2 यानी अंडर रूट 7 × 5 35 हो जाएगा, और 35 का अगर आप लेंगे तो 5.9 आ जाएगा। जैसे आपको आता हो, आपके सर लोगों ने सिखाया हो, आप वैसा करिए। तो यहाँ पर 64 का सेकेंड हो गया। 63 65 A solution containing 10 ग्राम डेसीमीटर क्यूब ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक। आइसोटोनिक है तो ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होंगे, π1 बराबर π2। अब π1 बराबर π2 में पाई का एक फॉर्मूला होता है WRT × I अपॉन मॉलिक्यूलर वेट × V। WRT × I मॉलिक्यूलर वेट × V। देखो W अलग अलग लिए जा सकते हैं, तो W1 हो, W2 हो जाएगा। RT कांस्टेंट होता है, कैंसिल हो जाएगा। ये I1 I2 वांट ऑफ फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अलग अलग हो सकते हैं, वॉल्यूम अलग अलग हो सकता है। अब हम लोग चलेंगे W1 यानी कि 10 ग्राम लिया गया, तो 10 ग्राम यहाँ पर ऊपर रख दिया पर डेसीमीटर क्यूब। 1 डेसीमीटर क्यूब में 1 डेसीमीटर क्यूब 1 लीटर होता, तो यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर ही लेना है, तो 1 कर लिया। मॉलिक्यूलर वेट यूरिया का गिवन है 60, और यूरिया एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए इसका वांट ऑफ फैक्टर 1 होगा। फिर W2 मुझसे कह रहा 5% सॉल्यूशन लिया, तो 5 ग्राम घुला है 100 ml में, और 100 ml को लीटर में बदलोगे तो 1000 हो जाएगा। और क्योंकि ये भी हमारा नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट बताया, कुछ बताया नहीं है कि ये इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो मर्जी से मान लेंगे ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। 1 जब कुछ ना दिया तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो 1 होगा। मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, सॉल्व करने पे मॉलिक्यूलर वेट 300 आ जाएगा। 5 × 6 3 दिख ही रहा है, 30 दिख रहा है, तो 300 आ जाएगा, तो 65 का सेकेंड हो जाएगा। द कंपाउंड दैट डज नॉट गिव अ ब्लू कलर इन लेसिग्नेट टेस्ट। देखो अगर तुम्हें नाइट्रोजन का लेसिग्नेट टेस्ट करना है तो नाइट्रोजन के लेसिग्नेट टेस्ट में इतनी बात जरूर ध्यान होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का टेस्ट लेसिग्नेट टेस्ट से किया जाता है, और उसमें नाइट्रोजन को हम NaCN में बदलते हैं तब टेस्ट करते हैं, तो कार्बन होना जरूरी है। अगर कोई इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड है जिसमें कार्बन नहीं है तो वो NaCN में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा, और फिर वो हमारा फेरिक फेरोसाइनाइड का प्रूशियन ब्लू कलर नहीं देगा। इसलिए ये जरूरी है कि हम लोग ऐसे कंपाउंड को ही लेसिग्नेट टेस्ट से करें जिसमें नाइट्रोजन के साथ साथ कार्बन भी हो। एनलीन में कार्बन होता है, ग्लाइसिन में कार्बन होता है, ये CH2 COOH NH2 है, ये ग्लाइसिन है। ये एनलीन में C6H5 NH2 है, C6H5 NH2 है। हाइड्रोजीन का फॉर्मूला क्या है? NH2 NH2, इसमें कार्बन नहीं है तो यही हो जाएगा। और यूरिया का फॉर्मूला क्या है? NH2, यूरिया का फॉर्मूला है NH2 CO
NH2, इसमें भी नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ी है, इसमें भी नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ी है, नाइट्रोजन कार्बन से जुड़ी है, लेकिन हाइड्रोजन में नाइट्रोजन कार्बन से नहीं जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 67, द कॉम्प्लेक्स दैट कैन फेस एंड मर आइसोमर। तो आपने पढ़ा है कि जो MA3B3 टाइप के कॉम्प्लेक्स होते हैं उन्हें हम लोग फेसियल और मेरिडियोनल या फेस मर आइसोमर कहते हैं। तो ये सर हमारा देखिएगा यहाँ पर 2 हैं अमोनिया और 2 Cl हैं, तो 2 से काम नहीं चलेगा। 3 और 3 है तो काम चल जाएगा। मोनोडेंटेड लिगेंड 2 डिफरेंट होने चाहिए, 2 डिफरेंट तरह के होने चाहिए, बट 3 की संख्या में होने चाहिए। इसमें 4 है, Cl2 होगा नहीं, ये होगा नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ये देखिए, ये एक हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने वाला 2 हाफ सेल दिए, तीसरा हाफ सेल निकालना। क्या पूछा है? Cu2 प्लस से Cu, सब बच्चों को याद होगा प्लस 0.34 होता है, तो प्लस 0.34 के पास में कौन है? सेकेंड है, तो यही होगा। अगर ये नहीं पता तो इसको करने का तरीका भी आपको पता होगा। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट Cu2 प्लस से पहले बनाए Cu+1 और Cu+1 से फिर सबसे लीस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट Cu बनाए, और फिर ये यहां से हम लोग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्ट Cu बना लें। तो हम लोग को यहां पर ये टेक्निक पता होगी कि इस कन्वर्जन की जो डेल्टा G होगी, इस कन्वर्जन की डेल्टा G1 और डेल्टा G2 के सम के बराबर होगी। तो यहां पर हम लोग डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 रख के इसको निकालेंगे। अब भाई हमारा डेल्टा G बराबर डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2 है, डेल्टा G इक्वल टू माइनस NFE होता है, इसका माइनस NFE माइनस NFE माइनस NFE, F फैराडे कांस्टेंट है, सब में कैंसिल हो जाएगा, तो इसका Ne, इसका Ne, इसका Ne। N मीन्स टोटल लॉस्ट और गेन इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहां पर इस प्रोसेस में कितने गेन या लॉस्ट हुए? 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा 2 इंटू E, और इसका E क्या होगा? E नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu, क्योंकि यहाँ Cu2 प्लस से Cu जा रहा था और 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज आ रहा था। फिर इक्वल टू ये हो जाएगा, और ये हमें निकालना भी है, ये हमें निकालना भी है। अब इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ Cu2 प्लस से Cu+1 हो रहा है, यानी कि 1 का चेंज आ रहा है, इंटू Cu2 प्लस से Cu+1 का जो पोटेंशियल है वो दिया गया है 0.15, तो 0.15 प्लस, अब देखो यहाँ Cu+1 से Cu 0 1 का चेंज आ रहा है, +1 से 0 1 का चेंज आ रहा है, 2 से 1 में 1 का चेंज आ रहा है, और Cu+1 से Cu का पोटेंशियल दिया गया है प्लस 0.50। तो अब हमारा जो E नॉट Cu2 प्लस ऑब्लिक Cu आ गया, 0.15 और 0.50 ऐड किया 0.65, और ये 2 से डिवाइड कर दिया, तो 0.23 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4 और 1 0 10, 0.325 मैच कर गया, यानी सेकेंड। डायरेक्ट मार लो या ऐसे सॉल्व करके मारो, इस तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 46 से 68 तक डिस्कस किए। आगे आपको विजय सर डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई क्वेरी हो, किसी तरीके की समस्या हो, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे हम लोग किस तरीके के सेशन आप लोग के लिए लेके आएँ और क्या आपके लिए बेनिफिशियल हम लोग कर सकते हैं, बताइएगा, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय भारत। चलिए बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 69 68 तक बेटा संजीव सर ने कर दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 69, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपके पास बेटा एक सॉल्ट M2X3 है। किस टाइप का सॉल्ट है बेटा? 2H2O3। ठीक है बेटा, 2H2O3 टाइप का सॉल्ट है। ठीक, आप सबने पढ़ा है बेटा, अगर कोई सॉल्ट
एक्स इज टू वाई टाइप का है, सॉल्युबिलिटी ऐसे तो बेटा के एस पी का फॉर्मूला एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, एस की पावर बेटा एक्स प्लस वाई। तो अब इसमें बेटा एक्स बराबर 2 रख दो, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, एस की पावर बेटा 2 प्लस 3। तो बेटा आंसर हो गया 108, एस की पावर 5। देख लीजिए बेटा कौन सा आंसर है, 69 का बेटा 4। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 70। देखो ये बेटा आपको एक रिएक्शन दिया है, इसमें बेटा क्या दिख रहा है, ये कार्बन का हीट ऑफ कंबस्शन है, ये बेटा हाइड्रोजन का हीट ऑफ कंबस्शन है। देखो बेटा कार्बन का हीट ऑफ कंबस्शन, कार्बन डाइऑक्साइड का हीट ऑफ फॉर्मेशन बेटा सेम। यहां पर देखो ये हाइड्रोजन का हीट ऑफ कंबस्शन है, वाटर का हीट ऑफ फॉर्मेशन है। थर्ड वाली रिएक्शन का अगर बेटा रिवर्स देखो, थर्ड वाली रिएक्शन का अगर रिवर्स देखो बेटा, तो देखो थर्ड वाली रिएक्शन का रिवर्स बेटा क्या है, इससे क्या पता चल रहा, हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ मीथेन बेटा आपका है -890.3। तो देखो बेटा आपको इस रिएक्शन का निकालना है। देखो कार्बन का हीट ऑफ कंबस्शन दिया, हाइड्रोजन का हीट ऑफ कंबस्शन दिया है, मीथेन का भी हीट ऑफ कंबस्शन दिया है। तो जब बेटा एक रिएक्शन दी हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का हीट ऑफ कंबस्शन दिया हो और बेटा आपको हीट ऑफ रिएक्शन निकालना हो, तो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, तो बोलो रिएक्टेंट में कार्बन ग्रेफाइट 1 मोल 1 इंटू -393 बेटा 5 प्लस हाइड्रोजन कितने मोल है, 2, 2 इंटू -285.8। ये बेटा हीट ऑफ कंबस्शन किसका हो गया, रिएक्टेंट का। प्रोडक्ट का कर दो बेटा 1 इंटू मीथेन की वैल्यू बेटा -890.3। सिंपल। पहली वाली रिएक्शन कार्बन का हीट ऑफ कंबस्शन है, दूसरा वाला हाइड्रोजन का हीट ऑफ कंबस्शन है, तीसरा वाला बेटा रिवर्स करो तो मीथेन का हीट ऑफ कंबस्शन है। तो आपकी रिक्वायर्ड रिएक्शन में देखो तीनों बेटा फ्यूल है, तीनों का हीट ऑफ कंबस्शन मालूम है। जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट तीनों का हीट ऑफ कंबस्शन मालूम हो, तो बेटा आपको क्या कर देना है, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। और अगर रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया होता है, तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो बेटा इसका आंसर हो गया सेकेंड, ठीक है ना, इसका आंसर बेटा सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, सॉरी सेकेंड, एक मिनट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सेकेंड है बेटा। नेक्स्ट देखिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ का, देखो बेटा ये 2 डिग्री का कार्बोकेटाइन है, ये 2 डिग्री का है, ये भी 2 डिग्री का है, ठीक। याद रखो बेटा अगर कार्बोकेटाइनिक कार्बन के बगल वाला एटम, ठीक बगल में एडजेसेंट एटम ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, यानी ऐसा एटम है जिसके पास कम से कम एक लोन पेयर है, तो बेटा ये रेजोनेंस से लोन पेयर इस कार्बन को दे देगा, जिससे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बहुत तेजी से घट जाएगा। ऐसा कार्बोकेटाइन टर्सरी से भी ज्यादा स्टेबल होता है, तो बेटा सबसे ज्यादा स्टेबल सेकेंड। अब आइए फर्स्ट और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में देखो, तो थर्ड में बेटा ये किसका काम कर रहा, माइनस आई, माइनस आई के कारण कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बेटा घटती है, जबकि यहां पर देखो बेटा क्या लगा है, प्लस आई। तो बेटा सेकंड के बाद कौन हुआ, फर्स्ट, फर्स्ट के बाद कौन हुआ बेटा, थर्ड। सेकेंड फर्स्ट थर्ड, आंसर बेटा फोर्थ, 71 का 4। नेक्स्ट देखिए बेटा, आईयूपीएसी ने, देखो इसमें 2 मेन फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं, किसको प्रेफरेंस देंगे, एल्डिहाइड को,
1,2,3,4,5,6। तो देखो 2 पे नाइट्रो लगा है, 5 पे एमिनो लगा है, और यहां देखो ये बेटा कार्बन है यहाँ पे, तो CH2OH को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सी मिथाइल। ठीक, हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो देखो बेटा इसमें अल्फाबेटिक ए आ रहा, इसमें एन आ रहा, इसमें एच आ रहा, तो पहले कौन आएगा, एमिनो, 5 एमिनो। तो देखो 5 एमिनो का केवल एक ही ऑप्शन है आपके पास। फिर देखो 4 नंबर पे बेटा हाइड्रोक्सी मिथाइल है, ये देखो है। ठीक, 2 नंबर पे बेटा देखो, और हाइड्रोक्सी मिथाइल में बेटा OH 1 नंबर पर है, इसलिए एक ये लिखा है। 2 पे देखो बेटा नाइट्रो है, बेंजल्डिहाइड। तो 72 का आंसर बेटा सेकंड, 72 का सेकंड। अगला देखिए बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सबको मालूम है, हायर इज द नंबर ऑफ मोल, हायर विल बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। बेटा यहाँ पर मोल कितना हुआ, 1.6 अपॉन 16.1। यहाँ पर बेटा 16 अपॉन 16 1 मोल। यहाँ पर ऑलरेडी बेटा मोल दिया है 16 मोल। यहाँ पर बेटा 16 इंटू 10⁻³ अपॉन 16। तो देखो ये थर्ड में बेटा सबसे ज्यादा मोल है, हायर इज द नंबर ऑफ मोल, हायर विल बी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगला देखिए, हाउ मैनी हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर। तो बेटा ये तो सबको याद होगा, 50% एक हाफ लाइफ, 75% बेटा 2 हाफ लाइफ, रटा होगा सबको। 87.5% बेटा 3 हाफ लाइफ, 93.75 बेटा 4 हाफ लाइफ, और 99.9 में बेटा 10 हाफ लाइफ होती है। ये रट लीजिए, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट कर लीजिए बिना सॉल्व किए। 74 का थर्ड। अदरवाइज बेटा अगर आपको सॉल्व करना है तो देखिए k इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। तो बेटा k की जगह लिख दो 0.693 अपॉन टी, आप 2.303, t 87.5 बेटा निकालना है, लॉग ऊपर बेटा परसेंटेज है तो 100, नीचे बेटा 12.5। इसको डिवाइड करोगे तो बेटा ये कितना आएगा, 8। ठीक, इसको डिवाइड करोगे तो बेटा ये 0.3 आता है, 0.3 अपॉन टी हाफ इक्वल टू 1 अपॉन 87.5। ये बेटा क्या लिखा है, 2 log 3, सॉरी 3 log 2। log 2 बेटा 0.3 होता है, कैंसिल हो गया, तो t 87.5 बेटा क्लियरली क्या आ रहा, 3 इंटू टी हाफ। नेक्स्ट देखिए बेटा, ई नॉट सेल। देखो बेटा ई नॉट सेल, ई नॉट सेल बेटा निगेटिव है। निगेटिव का मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस, और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी नॉट बेटा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। आप इस फॉर्मूले से निकाल लो। एन बेटा 0 हो नहीं सकता, एफ 0 हो नहीं सकता, ई नॉट अगर निगेटिव करोगे तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और डेल्टा जी नॉट बेटा क्या होता है, -RT ln k। ठीक है ना, तो डेल्टा जी नॉट बेटा पॉजिटिव है, तो ये क्या होना चाहिए, निगेटिव। निगेटिव कब होगा, जब k बेटा लेस देन 1। तो 75 का आंसर बेटा फर्स्ट। 76, सेंट्रल मेटल आयन स्टेट ऑफ sp3d। देखो सब में बेटा 6 ऑर्बिटल, कोऑर्डिनेशन नंबर हर एक में 6 है। देखो ग्राउंड स्टेट में कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन बेटा 3d7 4s2। यहाँ बेटा ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, +3। तो अगर आप CO+3 देखोगे तो बेटा ये कितना आएगा, 3d6।
ठीक है ना, क्या आ जाएगा 3d6। अब इसकी बेटा आप फिलअप करोगे तो यहां कोई पेयरिंग तो बेटा हो नहीं रही है, तो 1 2 3 4 5 6, तो आपको बेटा चूंकि यहाँ पेयरिंग नहीं हो रही तो डी बेटा खाली नहीं है, तो आपको बेटा ये 4s लेना पड़ेगा, 3p लेना पड़ेगा, 4p और बेटा 4d के दो ऑर्बिटल, 4d लेना पड़ेगा। तो 76 का आंसर फर्स्ट बेटा, इसमें पेयरिंग हो जाएगी, डी खाली हो जाएगा, इनर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल, तो 76 का बेटा फर्स्ट। ये सब इनर ऑर्बिटल है, ये सब D2sp3 हो जाएंगे, जबकि ये बेटा क्या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। ठीक, कोबाल्ट का कौन भी यहां पर देखो, यहां पर देखो ऑक्सीडेशन प्लस, यहाँ देखो 3d6 बचा, तो यहां पर देखो बेटा पेयरिंग हो जाएगी, तो यहाँ D2sp3 होगा, इसमें भी D2sp, इसमें D2sp3। चलिए अगला देखिए, देखो बेटा अभी हम लोगों ने पढ़ा के एस पी इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, वाई की पावर वाई, एस की पावर एक्स प्लस वाई। तो देखो बेटा अगर आपका सॉल्ट MX3 टाइप का है, 1:3 टाइप का है, ठीक है ना, तो के एस पी बेटा क्या होगा 27s की पावर 4, तो यहां बेटा s क्या होगा के एस पी डिवाइड बाई 27 पावर 1/4। ठीक, यहां पर बेटा और याद रखिए सॉलिबिलिटी बेटा स्प्रिंगली है, तो सॉलिबिलिटी बेटा 1 से बहुत कम होगी, ठीक है ना। अब देखो अगर M2x देखोगे, ठीक, तो यहां पर के एस पी बेटा क्या होगा 4s³, s बेटा क्या होगा के एस पी डिवाइड बाई 4 का क्यूब रूट। फिर mx में बेटा क्या होगा 1:1 है, तो s², s क्या होगा अंडर रूट के एस पी। अब देखो बेटा चूंकि सॉलिबिलिटी 1 से बहुत कम है, तो के एस पी बेटा 1 से बहुत कम होगा, और जब के एस पी 1 से कम होगा तो बेटा जब आप पावर 1/4 करोगे तो ये वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, ये वैल्यू बेटा फिर कम आएगी, ये वैल्यू बेटा सबसे कम आएगी, ठीक है ना। अब जैसे मान लो, चलो हम एक वैल्यू मान लेते हैं, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, चलिए हमने इसको मान लिया 1 × 10⁻⁸ मान ले रहे हैं। चलिए हमने के एस पी को 1 × 10⁻⁸ मान लिया, ठीक है ना। तो यहां पर देखो अगर तो ऑलमोस्ट बेटा 1/4 करोगे तो 10⁻² के ऑर्डर में आएगा, यहां पर देखोगे तो बेटा ये 10⁻³ के ऑर्डर में आएगा, और यहां देखोगे तो बेटा स्क्वायर रूट लोगे तो ये 10⁻5 के ऑर्डर में आएगा, सॉरी 4 के ऑर्डर में आएगा। तो देखो सबसे ज्यादा वैल्यू किस में आएगी MX3 में, फिर M2X में, फिर बेटा इसमें, तो आंसर इसका 77 का 4। अगर यही वैल्यू बेटा सुनिए, अगर यही के एस पी 1 से ज्यादा होता तो ऑर्डर उल्टा हो जाता। कंपाउंड ए यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो बेटा हाई और एम्फोटेरिक है, ठीक, तो बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। यहां देखो +4 +2 +2, और यहां बेटा +4 +2 दोनों है, लेकिन बेटा ये कह रहे हैं कि लेड स्टोरेज में, तो लेड स्टोरेज में बेटा PbO2 यूज होता है। तो 78 का फर्स्ट। डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स, ऐसी रिडॉक्स रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सेम कंपाउंड या आयन होता है, और एक ही एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होती है। देखो यहाँ 0 0 +2 -2, इसको बेटा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक कॉम्बिनेशन रिडॉक्स है, इसको हम लोग वैसे दूसरी भाषा में बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर रिडॉक्स। यहां पर देखो बेटा ऑक्सीडेशन नंबर नाइट्रोजन की +5 है, यहां देखो +4 है, ऑक्सीजन की यहाँ -2 है, यहाँ 0 है, ठीक है ना।
तो देखो एक की बेटा एक ही कंपाउंड में एक की बढ़ रही है, दूसरे की घट रही है, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स या डिकम्पोजिशन रिडॉक्स बोलते हैं। एनसीईआरटी में इसको बोला है डिकम्पोजिशन, लेकिन बेटा इसको आप दूसरी लैंग्वेज में बोलोगे इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स। ये देखो बेटा सोडियम हाइड्राइड, यहाँ हाइड्रोजन की -1, यहाँ बेटा 0, ठीक। यहाँ बेटा आपकी हाइड्रोजन की +1, यहाँ पर बेटा 0। तो देखो यहाँ पर बेटा अलग अलग कंपाउंड में बेटा एक ये बेटा आपका देखो H- H2 में कन्वर्ट हो रहा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, दैट इज योर ऑक्सीडेशन। ये वाला बेटा क्या, रिडक्शन। तो ये बेटा आपका इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स है। जबकि यहाँ पर देखो ये +4 है, यहाँ बेटा +3 है, यहाँ बेटा +5 है। NO2 ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा, यही रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा, और बेटा नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ घट रही। तो आपका ये किसका एग्जाम्पल है, डिसप्रपोर्शनेशन। नेक्स्ट देखिए, मैचिंग करनी है बेटा। ClF3 सबको याद है बेटा टी शेप होता है, CCl4 बेटा कोई लोन पेयर नहीं है, टेट्राहेड्रल होगा, PCl5 बेटा ट्रायगोनल बाई पिरामिडल होगा, XCF4 बेटा स्क्वायर प्लेनर होगा, और IF7 बेटा स्क्वायर बाई पिरामिडल। देख लो कौन सा आंसर, फर्स्ट का 5, फर्स्ट सेकेंड है, बी का बेटा थर्ड, तो आंसर बेटा आपका 81 का सेकेंड। सी का देखो बेटा, सी का 4, डी का बेटा सेकेंड, सही है, ई का बेटा, ई का फर्स्ट, सही है, तो 81 का सेकेंड। अगला देखिए, देखो बेटा अमोनिया का रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया है, नाइट्रोजन का पूछ रहा, तो इन दोनों को रिलेट कर दो, -DN2/dt इक्वल टू बेटा क्या होगा, अमोनिया का दिया है ना, 1/2 DNH3/dt। तो देखो बेटा 1/2 ये हो गया, DNH3/dt कितना दिया, 3 × 10⁻⁴। देख लीजिए क्या आ जाएगा, थर्ड। जिसका डाटा दिया होता है, जिसका बेटा निकालना है, दोनों के टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन लिखो और अपनी रिक्वायर्ड चीज निकाल लो। 83, देखो बेटा ईथर की रिएक्शन HI से करा रहे, तो ये आप सबको मालूम है, जब ईथर की रिएक्शन HI से कराते हैं तो मैकेनिज्म बेटा क्या होता है, SN2। I किसके साथ जाता है, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ। लेकिन ये फंडा बेटा कब लगाओगे, जब एल्काइल ग्रुप बेटा प्राइमरी हो। लेकिन अगर एल्काइल ग्रुप बेटा टर्सरी है, बेंजाइल है, एलाइल है, तब बेटा आई इनके साथ ही जाता है, तब मैकेनिज्म बेटा क्या होता है, SN1। तो चूंकि यहां पर देखो प्राइमरी है, आई किस मैकेनिज्म क्या फॉलो करेगा, SN2। आई किसके साथ जाएगा, स्मॉलर एल्काइल ग्रुप के साथ। तो ये वाला बॉन्ड तोड़ो, इसको दो आई, इसको दो बेटा H। देख लो कौन सा आंसर, आंसर हो गया बेटा 83 का थर्ड। फिर देखिए बेटा रिलेशन आपको देखना है, तो देखो सबसे पहला काम रेट ऑफ रिएक्शन लिखो, -1/5 dBr-/dt इक्वल टू dBrO3/dt माइनस इक्वल टू 1/3 dBr2/dt इक्वल टू 1/3 dH2O/dt। ठीक, अब जरा देखिए पहला वाला ब्रोमीन और वाटर का है, ब्रोमीन और वाटर देखोगे तो -dBr-dt, ठीक, ब्रोमीन और वाटर का है, तो dBr2/dt क्या होगा, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों बेटा बराबर, तो पहला गलत।
दूसरे वाले में देखो बी आर माइनस और एच प्लस, अच्छा एच प्लस मैंने छोड़ दिया, डी एच प्लस अपॉन डी टी बाई 6। अब देखो इसमें इसमें रिलेशन है, तो माइनस डी बी आर माइनस डी टी क्या होगा, -5/6, ठीक है ना, -5/6 डी एच प्लस बाई डी टी, बिल्कुल सही है बेटा ये। चलो तीसरा चेक कर लेते, एच प्लस और बी आर टू, एच प्लस और बी आर टू, तो देखो डी माइनस डी एच प्लस बाई डी टी 1/2 डी बी आर टू बाई डी टी। थर्ड वाले में देखो तो माइनस डी एच प्लस बाई डी टी बराबर 6/3 होगा, तो देखो बेटा ये 6/3 होगा तो ट्वाइस होगा, इसलिए बेटा ये गलत है। चौथा देख लो, माइनस डी बी आर ओ 3/dt 1/2H2O गलत, 1/3 होगा इसलिए भी गलत, तो आंसर बेटा सेकेंड। 85 देखो, कॉपर लिपरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, गलत। ईसीएस में बेटा कॉपर, ईसीएस में कॉपर हाइड्रोजन से बेटा नीचे है, कौन नीचे, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, प्लेटिनम, तो ये बेटा हाइड्रोजन डिस्प्लेस नहीं करते, तो पहला स्टेटमेंट सही है। हाइड्रोजन इज बिलो कॉपर इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, नहीं बेटा, आपका कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, लेकिन बेटा ये एनसीईआरटी वाली नहीं है। एनसीईआरटी में देखोगे तो आपका कॉपर ऊपर, हाइड्रोजन इज बिलो, कॉपर ऊपर हाइड्रोजन नीचे, लेकिन हम लोग बेटा वो वाली मानते हैं जिसमें लिथियम ऊपर है फ्लोरीन नीचे, तो दोनों स्टेटमेंट बेटा इनकरेक्ट है। देखो बेटा ये क्वेश्चन टाइट्रेशन का, जब भी इक्विवेलेंट वर्ड लिखा हो टाइट्रेशन, एक का मिली इक्विवेलेंट दूसरे के बराबर, पहले बेटा KMnO4 का मिली इक्विवेलेंट निकाल लो, NMV एसिडिक मीडियम है तो N कितना 5, चेक कर लो, यहाँ +7 बेटा, यहाँ +2, तो चेंज कितने का 5, मोलैरिटी बेटा कितनी है 0.1, वॉल्यूम बेटा कितना है 20, तो ये बेटा कितना आ गया 10। तो टाइट्रेशन में बेटा KMnO4 के मिली इक्विवेलेंट कितने खर्च हो रहा है 10, तो अब आपको देखना है ऑक्जेलिक एसिड का 10 किसमें खर्च हो रहा है, आइए बेटा मिली इक्विवेलेंट NMV, ऑक्जेलिक एसिड का एन फैक्टर बेटा 2, कैसे देखो, यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर बेटा +3 है, यहाँ बेटा कार्बन +4, एक कार्बन के लिए चेंज कितने का बेटा 1 का, 2 के लिए बेटा 2 का, तो पहले में देखो 2 इंटू 0.25 इंटू 120, तो ये बेटा 60 आएगा, 0.5, तो ये बेटा हम क्या ढूंढ रहे हैं 10, दूसरे में देखो 2 इंटू 0.1 इंटू 150, तो ये बेटा 15 दूनी 30, 30 हो गया, ये भी हमारा आंसर नहीं, तीसरे में आइए 2 इंटू 0.1 इंटू 50, 100, ये बेटा 10, देखो ये आपका आ गया आंसर। चौथा भी चेक कर लो, 2 इंटू 0.2 इंटू 50, ये बेटा 20 आ गया, तो हमारा करेक्ट आंसर बेटा कौन सा हो गया, थर्ड। सिंपल में देखो बेटा ये रिएक्शन दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछ रहा, फार्मूला बोलो NO का स्क्वायर, एनसीईआरटी एग्जाम्पल है ये। आप बेटा केसी कब निकाल पाओगे, तब तीनों की कंसंट्रेशन बेटा इक्विलिब्रियम की मालूम हो, तीनों की वैल्यू बेटा दी हुई है। NO देखो कितना दिया है 2.8 इंटू 10⁻³ 2 बार लिख दो, ओ N2 बेटा 3 इंटू 10⁻³, दूसरा बेटा 4.2 इंटू 10⁻³, तो देखो ये कैंसिल हो गया, ठीक, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 हो गया, ऊपर बेटा 5.6 हो गया, नीचे 9 हो गया, डिवाइड करके देख लो, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 6 वाला आंसर होगा 87 सेकेंड। फिर देखिए
आपके पास सोडियम क्लोराइड HCl और सोडियम ए है, ए मतलब एसीटेट मान लो या कोई और, ठीक। आपको बेटा क्या निकालना है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय इनफाइनाइट। गिवन कंसंट्रेशन पे बेटा कैसे निकालोगे, डायरेक्ट नहीं दिया है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दिया है, तो 1000 K अपॉन मोलैरिटी लगा दो। 1000 K बेटा कितना दिया है, 5 इंटू 10⁻⁵। सी बेटा कितना दिया है, 0.001। तो देखो ये ऊपर ले जाओगे 10⁶ हो जाएगा, ये बेटा 50 आ गया। तो न्यूमरेटर 50, डिनोमिनेटर और चाहिए। अब देखो बेटा आपको किसका निकालना है, आपकी एसिड क्या है, HA, HA का निकालना है आपको इनफाइनाइट पे। तो देखो H प्लस HCl वाली वैल्यू ले लो। तो देखो बेटा करोगे क्या, HCl प्लस NaA माइनस NaCl कर दो। तो देखो ये कितनी है, 425.9 प्लस बेटा ये कितना है, 126.4, नहीं ये नहीं है, 100.5 माइनस 126.4, इसको करोगे तो 4 1 5 और 526.4 माइनस 126.4, ये बेटा आया 400। यहाँ डिनोमिनेटर में रख दो 400, ये बेटा कितना आया 1/8, आंसर बेटा क्या हो गया 0.125। इसी में बेटा एक क्वेश्चन और पूछ लेता, के बता दो तो सी अल्फा स्क्वायर, सी बेटा कितना दिया है 10⁻⁻3, अल्फा बेटा 1/8 का स्क्वायर कर देते अगर पूछा गया होता तो। बाकी आपका आंसर यही है 89 बेटा, ये तो बहुत आसान है। 3D सीरीज कहां से कहां तक, 21 to 30, तो जिंक बेटा 3D सीरीज का, ठीक है ना, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है ना। तो 3D ट्रांजिशन सीरीज 4D 39 to 48, तो बेटा ये आपका हो गया। 4F बेटा 58 से शुरू होता है, तो ये हो गया आपका। 5F बेटा 89 से शुरू होता है, ये हो गया। तो देखो ए का बेटा क्या हो गया, थर्ड, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, तो थर्ड फोर्थ दोनों हो गया। सी का बेटा क्या हो गया, फर्स्ट, तो आंसर बेटा 89 का 4 हो गया। हंड्रेड ग्लिसरॉल, देखो बेटा ऐसे कंपाउंड जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे बेटा डिसोसिएट हो जाते हैं, उनको सेपरेट करने के मेथड का नाम डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर मेथड। तो 90 का आंसर बेटा फोर्थ। तो ये बेटा जो आज 23 को आपका FST है, उसका बेटा डिस्कशन है। पहले जो अप टू 68 तक बेटा संजीव सर ने कर दिया, बाकी हमने कर दिया, ठीक। आशा करते हैं कि बेटा जो हम दोनों लोग का डिस्कशन है, उससे आपके जो भी इस टेस्ट के रिगार्डिंग बेटा कंफ्यूजन होंगे क्वेश्चंस के, वो दूर हो जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।